हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के 30 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,834 वर्ग किलोमीटर है। महानदी को स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा गया है। पुरातत्ववेत्ता ए कनिंगम ने इस अंचल के लिए महाकौशल या छत्तीसगढ़ लिखा है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। दूसरा है केवल कथन 1 और 2 सही है। तीसरा है 2 और 3 सही है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,834 नहीं है, जबकि 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है। तो पहला ऑप्शन तो है गलत। महानदी को स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा गया है, तो ये सही जवाब है कि स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला और सतयुग में इसको नीलोत्पला कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा देखते हैं, पुरातत्ववेत्ता ए कनिंगम ने इस अंचल के लिए महाकौशल या छत्तीसगढ़ लिखा है, तो ये बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर की कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला है, नीलोत्पला है और छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा गया है और ए कनिंगम ने इसको महाकौशल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? मौर्यकालीन 2 लेख रामगढ़ की पहाड़ी से मिले हैं। ये लेख राजनीति से संबंधित है और यहाँ लेख में देवदत्त और सुतनुका के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी से जो प्राचीन लेख है ना, वो इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पुस्तक के अनुसार इसकी जो भाषा है वो है पाली और ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है। इसमें आपको देवदत्त और सुतनुका ये दोनों का उल्लेख मिलेगा और इसमें राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा भी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा कि तीनों कथन सही है और तीनों हमको याद रखना है। तो आज हमने कोशिश की है कि कथन और कारण और जोड़ी मिलाओ वाले क्वेश्चंस लाने की, क्योंकि अब का जो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेट बन रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कथन कारण जोड़ी मिलाओ कूट वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी से हमको पुराने पुरातात्विक स्थल मिले हैं। रामगढ़ से आपको जोगीमारा और सीता बेंगरा ये दोनों गुफाएं भी संबंधित है और प्राचीन लेखों में आपको भाषा मिलेगी पाली और लिपि मिलेगी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मौर्य काल से संबंधित स्थान कौन सा है? जोगीमारा, सीता बेंगरा, रामगढ़ या सिरपुर? तो छत्तीसगढ़ में जोगीमारा से जो संबंधित स्थान है, इस सॉरी राम मौर्य काल से संबंधित स्थान है, ये आपको मिलेगा जोगीमारा, सीता बेंगरा और रामगढ़। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी नंबर, जिसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो हमको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में मौर्य काल से संबंधित स्थान है जोगीमारा, सीता बेंगरा और रामगढ़। यहाँ पर आपको याद रखना है, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा गुफा और सीता बेंगरा गुफा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन दिया है, वाकाटक वंश गुप्तों के अधीन हो गए। कारण है, गुप्त वंश के महाराजाधिराज चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रासन से हुआ था, सॉरी रुद्रसेन टू से हुआ था। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है उनका नाम था प्रभावती। प्रभावती गुप्ता का विवाह किया गया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से, और जिसके कारण वैवाहिक संबंध बने और गुप्तों का वाकाटकों पर प्रभाव स्थापित हुआ और वो वाकाटक वंश जो थे वो गुप्तों के अधीन हो गए। तो ऑप्शन जो है आपका कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने कौशल के महेंद्र और महाकांदर के व्याघ्रराज को पराजित किया था। तीसरा कथन है, समुद्रगुप्त ने कौशल के महेंद्र और महाकांतर के व्याघ्रराज और केरल के मंतराज प्रभृति को पराजित किया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। तो हमको याद रखना है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है, पहला कथन तो सही है। दूसरे में क्या है, समुद्रगुप्त ने कौशल के महेंद्र और महाकांतर व्याघ्रराज को कहाँ पराजित किया था?
केरल के मंतराज, ये तीनों को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड ये भी सही है। दक्षिण भारत का जब विजय अभियान हुआ था तो उसमें समुद्रगुप्त ने कौशल के व्याघ्राज को, महाकांतर के कौशल के महेंद्र को, महाकांतर के व्याघ्राज को और केरल के मंतराज को, तीनों को पराजित किया था। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, क्योंकि दूसरे में देखिए आपको सिर्फ कौशल के महेंद्र और महाकांतर के व्याघ्राज बोला है, और तीसरे में उन दोनों के साथ केरल के मंतराज प्रभृति को भी बोला है। तो क्योंकि तीनों को किया था, इसलिए तीनों ऑप्शन आपके सही है। और ये फैक्ट्स भी हमको याद रखने, क्योंकि ये फैक्ट्स भी पूछ सकता है ना। तो समुद्रगुप्त की जो प्रमुख प्रशस्ति है उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय का महत्व आपको पूरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो। और दक्षिण कौशल जो है वो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उचित संबंध जोड़ना है। पृथ्वीदेव सेकंड, अर्थपति भट्टारक, विलास तुंग और सोमेश्वर देव, और ये कौन से शिलालेख या ताम्रपत्र से जुड़े आपको वो बताना है। ऑप्शंस में दिए हुए वाराह शिलालेख, तुम्बाड़ शिलालेख, तीरथगढ़ ताम्रपत्र और अभोरा ताम्रपत्र। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पृथ्वीदेव सेकंड है वो किससे आएंगे, अभोरा ताम्रपत्र में आएंगे। तो ए का फोर्थ हो जाएगा, फिर उसके बाद ए का फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद है अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक ये जो है आपके तीरथगढ़ ताम्रपत्र से जुड़े हैं। तो ए का फोर्थ और बी का थर्ड, कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है, बी नंबर आ जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि विलास तुंग, विलास तुंग किससे जुड़े हैं, तुम्बाड़ शिलालेख से, और सोमेश्वर देव जो है ये जुड़े हैं आपके वाराह शिलालेख से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हमको याद रखना है, तो जैसे भी याद कर सकते हैं, रिपीट करिए बार बार ताकि याद रहे। ठीक है, यहाँ पे शासक, अभिलेख और स्थान तीनों को याद करना होता है। कई बार हमको पूछ लेता है कि पृथ्वीदेव सेकंड कहाँ के हैं, तो अभोरा के हैं, या अभोरा ताम्रपत्र से जुड़े हैं। अर्थपति भट्टारक जो है वो तीरथगढ़ ताम्रपत्र से जुड़े हैं। विलास तुंग जो है वो तुम्बाड़ शिलालेख से, और सोमेश्वर देव जो है वो वाराह शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही है। नल वंश दक्षिण कौशल में शासन करते थे। नलों को श्रेष्ठ प्रदेश का बताया गया है। नलों की राजधानी पुष्करी थी। यह वराहध्वज पहला नृपति था। तो इसमें से कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है कि नलों की राजधानी पुष्करी थी, ये तो सबसे सही है। ठीक है, और नल वंश का जो शासन है ये कहाँ रहा है आपका, इनका प्रदेश श्रेष्ठ प्रदेश बताया गया है, ये भी सही है। और इसके बाद वराहध्वज जो है वो पहला नृपति था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2, 3, 4, और पहला जो है वो नल वंश दक्षिण कौशल में शासन करते थे, ये भी सही है। तो चारों सही है, शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है। तो ये चारों जो है ये आपको सही है, याद रखना है। वराह जो है वो नल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो नल वंश कहाँ से है, पुष्कर से है, ये पुष्करी इसकी राजधानी है। वराह को नल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है, और इनका संबंध रहा है दक्षिण कौशल क्षेत्र से। तो इसमें करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। और नलों को श्रेष्ठ प्रदेश का बताया गया है, ये गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा मतलब बी नंबर सही होगा, डी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। बलौदाबाजार जिले के एड़गा ग्राम से वराह राज के 29 सिक्के मिले हैं। दूसरा है, भवदत्त ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया था। भवदत्त प्रयाग जाकर गुप्तों की राजधानी से ताम्रपत्र जारी किया। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो कथन है कि वराह राज के 29 सिक्के बलौदाबाजार के एड़गा ग्राम से मिले हैं, ये सबसे करेक्ट है। तो पहला कथन सही है, पहला सही है, मतलब आपका सी और डी गलत हो जाएगा। अब दूसरा तो हमको सही दोनों में दिया है कि भवदत्त ने वाकाटक नरेंद्र सेन को पराजित किया था। तीसरा देखते हैं कि भवदत्त प्रयाग जाकर गुप्तों की राजधानी से ताम्रपत्र जारी किया। तो भवदत्त ने जब उसको वाकाटक नरेश को पराजित किया ना, तो उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया और वहां जाकर उसने गुप्तों से ताम्रपत्र जारी किया। तो तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से सही है। अमरावती जिले के मोरसी अंचल से भवदत्त का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। तो अभी हमने पीछे देखा था कि भवदत्त का ताम्रपत्र आपका है, तो पहला तो सही है, अमरावती जिले से ये मिला है। दूसरा है सरोहा नाम था ना गांव का। उसके बाद देखते हैं, इसी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उनकी पत्नी का नाम अचला भट्टारिका था।
तो जो ताम्रपत्र थे ना उसमें उनके पारिवारिक संबंधों की जानकारी थी, तो पारिवारिक संबंध में पत्नी का नाम तो आएगा और पत्नी का नाम अचला भट्टारिका था, ये भी सही है। तीसरा है भवदत्त का ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति था, तो भवदत्त के ज्येष्ठ पुत्र का नाम बताया गया है अर्थपति भट्टारक, तो ये भी सही है। पर भवदत्त ने युवराज की उपाधि धारण की थी, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी नंबर की भवदत्त के आपका पहला मोरसी अंचल से भवदत्त का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे का नाम है। पत्नी का नाम अचला भट्टारिका और बेटे का नाम जो ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र का नाम अर्थपति था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर हमको वंश से जोड़ना है शासकों को। तो सबसे पहला है नरेंद्र सेन, फिर है अर्थपति भट्टारक, फिर है विलासतुंग, फिर है शरभराज। तो यहाँ पर देख के अगर हम बताएंगे तो शरभराज तो शरभपुरी वंश से हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कोट नहीं दिया है क्या? डी का फर्स्ट हो जाएगा। नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन जो है आपके किससे हैं? वाकाटक वंश से है। अर्थपति भट्टारक किससे थे? अभी हमने देखा है कि अर्थपति भट्टारक जो है ये आपके नल वंश से थे और विलासतुंग जो है वो पांडु वंश से है। तो नरेंद्र सेन वाकाटक वंश, अर्थपति भट्टारक नल वंश, विलासतुंग पांडु वंश और शरभराज हो जाएंगे शरभपुरी वंश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर है, कोट शायद छूट गया था। ठीक है, नरेंद्र सेन और शरभपुरी हमको तो देख के याद है क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट है कथन और कारण वाले। कथन में दिया है स्कंदवर्मन ने पुष्करी की गद्दी पर बैठने के बाद नल राजवंश की शक्ति को पुनः बढ़ाया और नष्ट भ्रष्ट पुष्करी को फिर से बसाकर उसको गौरव दिलाया। और कारण दिया है डॉक्टर बेहर के अनुसार स्कंदवर्मन ने नलों के हाथों हुए राज्य को वाकाटकों से पुनः प्राप्त किया। तो इसमें कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले स्कंदवर्मन ने क्या किया था? नल के हाथ से राज्य को फिर से प्राप्त किया था। वाकाटक कौन थे? नरेंद्र सेन थे, उनके हाथ से उन्होंने पहले राज्य लिया और फिर उस राज्य में पुष्करी की गद्दी पे बैठे। हमने पढ़ा था ना कि वो पुष्करी को पुनः स्थापित करते हैं और उसके बाद उन्होंने नल राजवंश की शक्ति को बढ़ाया और फिर पुष्करी को फिर से बसाकर उसको गौरव दिलाया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है? तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है और कथन और कारण दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य हो जाएगा कि दोनों सत्य हैं और रीजन आपका जो एसोसिएशन है उसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, स्कंदवर्मन से संबंधित आपको याद रखना है कि इन्होंने नल शक्ति का पुनरुत्थान किया और पुष्करी का पुनर्विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। क्या दिया है? कथन शरभपुरी वंश की स्थापना का सही शासन काल निर्धारित न होने के कारण उनके द्वारा जारी ताम्रपत्रों में संवत का अंकन न होना है। तो दूसरा दिया है शरभपुरी शासक स्थानीय निवासी थे, शरभपुरी शासकों ने अपने नाम पत्रों में परम माहेश्वर अंकित कराया। तो आपको याद रखना है कि शरभपुरी वंश की जो स्थापना का सही शासन काल है वो निर्धारित नहीं था, इसलिए उनके अभिलेखों में आपको उनका संवत अंक नहीं मिलेगा। तो पहला कथन तो सही है, ठीक है, पहला सही है। अब दूसरा सही है कि नहीं वो देखते हैं। तो दूसरे में क्या दिया? शरभपुरी शासक स्थानीय निवासी थे, तो शरभपुरी शासक जो थे वो स्थानीय निवासी थे, ठीक है, तो दूसरा भी सही है। शरभपुरी शासकों ने अपने नाम में पत्रों में परम माहेश्वर अंकित कराया है, तो ये जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमको याद रखना है कि शरभपुरी शासकों ने अपने नाम पत्रों में परम माहेश्वर अंकित नहीं कराया। तो पहला और दूसरा कथन सही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको प्रश्न 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। शरभपुरी वंश की राजमुद्रा गरुण लक्ष्मी थी। दूसरा है इस शासन के प्रशासन काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इस समय भोग या मुक्ति को तहसील का पर्यायवाची कहा जाता था। और चौथा है सर्वाधिकृत इस वंश के बड़े अधिकारी नहीं थे। तो सर्वाधिकृत जो थे वो इस वंश के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। समझ आ रही है बात? तो ये जो है जो सर्वाधिकृत इस वंश के बड़े अधिकारी नहीं थे वो सबसे गलत कथन है। तो चौथा गलत है और आपको सही सुनना है। तो जिसमें जिसमें चौथा है उसको छोड़ दीजिए। तो अ ब और द में है तो आपका सी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि शरभपुरी वंश की राजमुद्रा का नाम गरुण लक्ष्मी थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और भोग या मुक्ति को तहसील का पर्यायवाची कहा जाता था।
ठीक है, और सर्वाधिकृत इस वंश के महत्वपूर्ण और सबसे बड़े अधिकारी थे। तो चारों कथन आपको देख के पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इन कथनों को याद रखना है क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछेगा कि शरभपुरी वंश की राजमुद्रा क्या थी, तो गरुड़ लक्ष्मी थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। और तहसील का पर्यायवाची क्या है, भोग या भुक्ति। ठीक है, और वो प्रशासनिक क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिवगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय सोमवंशी शासक हुआ। इन्हें धर्मकोश और स्वभाव तुंग के नाम से जाना जाता है और इनके 16 ताम्रपत्र हुए। तो आपको सबसे पहला याद रखना है कि इनके 16 नहीं 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। ताम्रपत्र, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। तो इनके 16 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है क्योंकि 16 की जगह 13 मिले थे। अब देखिए पहला और दूसरा सही है क्या, तो पहले में बोला है उनके बाद उनका पुत्र महाभवगुप्त बैठा था, तो शिवगुप्त के बाद महाभवगुप्त प्रथम ये जो था सोमवंशी शासक बना और इसने धर्मकोश और स्वभाव तुंग इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पांडु वंशीय शासक अपने आप को कौशलाधिपति या सकल कौशलाधिपति कहते थे। पांडु वंशियों को सोमवंशी भी कहा जाता है और पांडु वंश के शासक तीवरदेव का राज्य अभिलेख 1785 में प्राप्त हुआ और भरत बल का विवाह लोक प्रकाशा से हुआ था जो शरभपुरी वंश की राजकुमारी थी। तो इसमें देखिए जो पांडु वंश के शासक थे अपने आप को कौशल अधिपति कहते थे या सकल कौशल अधिपति कहते थे, ये सबसे सही है। और इनको सोमवंशी भी कहा जाता था। तो पहला आंसर तो सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसके बाद तीवरदेव, तीवरदेव का राजिम अभिलेख है जो ऐतिहासिक स्रोत है और ये 1785 में प्राप्त हुआ था। और तीवरदेव कहाँ के शासक थे, वो पांडु वंश के शासक थे। और ये राजिम अभिलेख आपको 1785 में मिला। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अभिलेख और लिपि को कहाँ से मिला है इससे मिलाना है। तो पांडुवंशी अभिलेख, ईशान देव, तीवरदेव और अमोहर सही सुमेलित युग्म चुनना है, मतलब कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास जो मिलेंगे वो आपको राजिम, खरौद, सिरपुर यहाँ से मिलेंगे। तो पांडुवंशी अभिलेख जो है वो कोल्हार लिखित है, ये सही है। ईशान देव जो है वो खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर से मिला है, ये भी सही है। तीवर देव जो है ये वाला आपका गलत है। और चौथा जो है अमोहर ताम्रपत्र नंदराज का, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है आपको दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, फिर वही है कौन सा सही है कौन सा गलत है, व्याख्या कर रहे हैं या नहीं है ये बताना है। तो महाराज शिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल सोमवंशी राजाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। और दूसरा है बालार्जुन ने बौद्ध मतावलंबी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और उस समय में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक विकास देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है कि महाराज शिवगुप्त जो थे उनका शासनकाल में वो बौद्ध थे पर उन्होंने धर्मों के प्रति, सारे धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। इनके काल में आपको कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास मिलेगा। इस वजह से इनका जो शासनकाल है महाराज शिवगुप्त बालार्जुन का, सोमवंशी राजाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये आपको याद रखना। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है इससे, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया कि महाराज शिवगुप्त जो थे बालार्जुन ये सोमवंशी थे और इनका काल जो है वो सोमवंशी राजाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज शिवगुप्त बालार्जुन का नाम बालार्जुन पड़ा क्योंकि वो बचपन से ही पांडववंशी अर्जुन की तरह धनुर्विद्या में निपुण थे और बालार्जुन को एक उत्कृष्ट योद्धा माना जाता है। ये उनके माता पिता से प्रभावित है। तो आपको याद रखना है कि जो महाराज शिवगुप्त बालार्जुन है वो छत्तीसगढ़ के सोमवंशी इतिहास के महत्वपूर्ण शासक है। अभी हमने देखा कि इनके शासनकाल को
सोमवंशी शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये कौन से थे? बौद्ध राजा थे, पर इन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। और क्या है, इन्होंने बचपन में ये पांडव वंशी अर्जुन जो थे उनकी तरह धनुर्विद्या में निपुण थे, इसलिए इनके नाम में बालार्जुन नाम पड़ा। लेकिन ये उत्कृष्ट योद्धा और माता पिता से प्रभावित वाला कथन गलत है, इसलिए रीजन गलत है। तो कथन सही है पर रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराज शिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल का पता लगाने में चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा महत्वपूर्ण साबित हुई। और दूसरा है, ह्वेनसांग 630 से 644 के बीच भारत आया था और उसने सिरपुर की यात्रा के दौरान बालार्जुन के प्रति सहिष्णु पाया। तो आपको वही बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, ये तो हमको पता है, पर ये कब आया था? तो 630 से 644 के ईस्वी के बीच आया था, ये सही है। इसने सिरपुर की यात्रा की थी, ये भी सही है। और इन्होंने जब सिरपुर की यात्रा की थी तो उस वक्त महाराज शिवगुप्त का शासनकाल था, तो उस शासनकाल में उन्होंने देखा कि कैसे वो खुद बौद्ध हैं पर उन्होंने सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई है, तो उन्होंने उनके शासनकाल और धार्मिक वातावरण की जानकारी दी थी। तो इसी जानकारी से आपको उनके शासनकाल का पता चलता है। तो रीजन और एसोसिएशन, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। 1069 के कुरुसपाल शिलालेख से सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। इससे कहा जा सकता है कि 1069 ईस्वी के आसपास ही सोमेश्वर प्रथम सिंहासनासीन हुआ होगा। 1101 ईस्वी के नारायण पाल शिलालेख में राजा के रूप में कर्णदेव का उल्लेख मिलता है। यह शक संवत 1030 अर्थात 1109 के बारसूर शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम की प्रमुख रानी गंगा महादेवी के द्वारा शिव मंदिर को ग्राम दान का उल्लेख है। तो यहाँ पे देखिए जो चौथा नंबर कथन है ना, ये बहुत करेक्ट है कि जो बारसूर शिलालेख है इसमें यहाँ की जो प्रमुख रानी है सोमेश्वर प्रथम की गंगा महादेवी, उनके द्वारा शिव मंदिर को ग्राम दान दिया गया। तो चौथा कथन जो है वो सही है। चौथा सही है मतलब तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब ए बी डी में से आंसर है। इसके बाद देखे जाते हैं कि जो कुरुसपाल शिलालेख है इसमें आपको सोमेश्वर प्रथम की जानकारी भी मिलेगी और इसी के आसपास 1069 ईस्वी के आसपास हमको पता चलता है कि सिंहासनासीन प्रथम जो हुआ था सोमेश्वर प्रथम यहीं पर हुआ था। तो पहला दूसरा चौथा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो कुरुसपाल शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलेगी। बारसूर शिलालेख में प्रमुख रानी गंगा महादेवी के द्वारा शिव मंदिर को ग्रामदान करने का उल्लेख मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस थोड़े से कठिन लेवल के दिख रहे हैं पर अभी का लेवल ही यही है और इतिहास में आपको नाम ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो जो है थोड़ा सा बार बार रिपीट करके इस टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो आपके ये आ जाएगा ध्यान में, तो फिर ये याद भी रहने लगेगा। क्योंकि नाम जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम अभी तक हिस्ट्री वगैरह पढ़ते आए हैं तो उसमें नाम थोड़े से अलग है, तो हमको कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसको जब आप ये 2-3 बार एक ही चीज को पढ़ोगे ना तो फिर धीरे धीरे वो याद होना शुरू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो तिथि विहीन कुरुसपाल अभिलेख या शिलालेख के द्वारा सोमेश्वर प्रथम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और दूसरा बोला जा रहा है गुप्त वंश के समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद प्रशस्ति के रूप में उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे हमने अभी ऊपर देखा ना कि कुरुसपाल शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है कि वो 1069 के आसपास सिंहासनशीन हुआ था। तो पहला तो सही है, कथन सही है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये भी सही है, तो दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी आपको प्रयाग प्रशस्ति में और सोमेश्वर प्रथम की जानकारी कुरुसपाल शिलालेख में मिलेगी। नेक्स्ट है, कौन से कथन सही है इसमें से बताना है कि सोमवंशीय शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ये उपाधि एक और उपाधि थी, दूसरी ओर सोमवंशियों के लिए लक्ष्य सूचक थी। तीसरा है महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय ने इस उपाधि को पहली बार धारण किया। और चौथा है ओ कांगोड़ उत्कल नाम के साथ कलिंग भी प्रयोग में आता था।
तो कलिंग का नाम तो हमने सुना है, तो चौथा ऑप्शन तो जो है वो सही है कि ओ कांगोड़ और उत्कल नाम के साथ कलिंग भी प्रयोग में आता था। इसमें आप जो तीसरा कथन देखेंगे ना, महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय ने इस उपाधि को पहली बार धारण किया था, तो ये गलत है। तो तीसरा गलत है, मतलब आपका चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कि सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, और ये एक और उपाधि थी और दूसरी ओर सोमवंशियों के लिए लक्ष्य सूचक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला शासक शिवगुप्त 750 से 780 ईस्वी में सोमवंश का पहला शासक था, और दूसरा आपको बोला जा रहा है इसके बारे में सूचना महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय के अभिलेख से मिलती है, और तीसरा है शिवगुप्त स्वयं मतावलंबी था। तो शिवगुप्त जो था वो सोमवंशी इतिहास का प्रारंभिक महत्वपूर्ण शासक है, तो पहला शासक शिवगुप्त है, ये सही है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा आपको बोल रहा है कि इसके बारे में सूचना महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय के अभिलेख से मिलती है, तो दूसरा भी सही है। पर तीसरा बोल रहा है शिवगुप्त स्वयं मतावलंबी था, ये गलत है। तो ये तीसरा जो है आपका गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शिवगुप्त के बाद उसका पुत्र महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय शासक हुआ। धर्मकोश और स्वाभवतुंग के नाम से ये जाना जाता है, और इसके 16 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो आई होप ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 16 की जगह 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, ये मैंने बताया था, तो तीसरा तो गलत है। शिवगुप्त के बाद महाभवगुप्त और प्रथम जन्मेजय सोमवंशी शासक हुआ, तो ये तो सही है। और धर्मकोश और स्वभावतुंग के नाम से जाना जाता है, दूसरा भी सही है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शरभपुरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र दुर्जय राज हुआ। दुर्जय राज लगभग 650 ईस्वी में इसका सिंहासनारोहण हुआ। वातापी की चालुक्य अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, और इसमें दुर्जय राज से उनकी लड़ाई हुई। चालुक्य नरेश मंगलेश विजयी हुआ और लूट के माल के रूप में काफी सामग्री प्राप्त किया। तो शरभपुरी के बाद जो नाम मिलता है वो मिलता है दुर्जय राज्य का, जिसने चालुक्य शक्ति के विस्तार के दौरान संघर्ष किया था, किससे? मंगलेश की विजय की थी, और लूट के माल में उसको बहुत सामान मिला था। तो पहला, दूसरा और चौथा तीनों सही है। और तीसरा देखते हैं, तीसरे में हमको क्या बोला है? वातापी के चालुक्य अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, इसलिए इस उपक्रम में दुर्जय राज से उनकी लड़ाई हुई, तो ये जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। तो पहला तीसरा, दूसरा नहीं मिलता, 650 ईस्वी वाला गलत है, तो पहला तीसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में उत्तर भारत के प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी। कारण दिया हुआ है, त्रिपुरा राज्य की स्थापना करने वाला ऐतिहासिक पुरुष बामराज देव था। तो आपको बताना है दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या सही क्या गलत है, व्याख्या क्या है। तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना, तो त्रिपुरी राज्य की स्थापना हुई। लेकिन आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन जो गद्दी पे बैठा, ठीक है, तो उसके राज्य में बहुत ज्यादा अस्थिरता थी। पर इसका जो ऐतिहासिक पुरुष वामदेव वाला कथन है ना, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोनों सही तो है, पर ऐतिहासिक पुरुष बामराज देव था और वो उसकी सही व्याख्या कर रहे हैं कि ऐतिहासिक राजनीतिक अस्थिरता थी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि ए एस और आर, कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए फिर सही उत्तर चुनिए। त्रिपुरी की कलचुरी शासन व्यवस्था में राजा के बाद महामंत्री का महत्व था, वहां सभी विभागों का प्रमुख होता था। महामात्य सेना प्रमुख, महासामंत, धर्म का महापुरोहित, राजमहल का महाप्रतिहार, घोड़ों और सवारों का महासाधनिक और खजानों का महाभंडारिक कहलाता था। तो ये जो है दोनों कथन जो है ये दोनों सही है कि त्रिपुरी के कलचुरी शासन काल में राजा के बाद महामंत्री का स्थान था, और प्रशासन में जो थे अलग अलग पदाधिकारी थे और उनके नाम थे अलग अलग। महामात्य थे, सेना प्रमुख थे, फिर उसके बाद महासामंत आते थे, धर्म के महापुरोहित आते थे, राजमहल का महाप्रतिहार होता था,
घोड़ों और सवारों का जो था वो महासाध्निक था और खजानों का जो था वो महाभांडागारिक कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये पद आपको याद रखने हैं, ये कलचुरी प्रशासन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला, फिर से है। कलचुरी शैव थे और धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी, दूसरों के धर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। कलचुरी मंदिर आदि के दरवाजों पर बहुधा गज, लक्ष्मी या शिव की मूर्ति पाई जाती है। तो इसमें हमको बताना है कि क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि कलचुरी जो थे वो शैव थे और धर्म पर उनकी बहुत श्रद्धा थी और दूसरों के धर्म में वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे, ये सही है। ठीक है, और वो शैव थे मतलब वो शिव भगवान की पूजा करते थे, तो इनकी दरवाजों पर आपको शिव की मूर्ति और गजलक्ष्मी की मूर्ति मिलेगी। पर यहाँ पर आप देखिए कि कथन और कारण दोनों सही तो है, पर क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि दरवाजों पर मूर्ति थी इसलिए वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते थे, वो धार्मिक सहिष्णु थे इसलिए धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ए, एस और आर दोनों सही है पर कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कुछ कितने फैक्ट्स मिल रहे हैं कि कलचुरी कौन से धर्म से आते थे, शैव धर्म से आते थे। इनके मंदिरों के दरवाजे पर किसकी मूर्ति मिलती थी, तो गजलक्ष्मी और शिव की मूर्ति मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां नंबर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की स्थापना का श्रेय कमल राज को जाता है। और दूसरा है तुमाड़ में जाकर कलिंग राज अपने शत्रुओं का क्षय करके अपने पूर्वजों की राजधानी को अपना निवास स्थान बनाया और उनके वैभव की वृद्धि की। तो यहाँ पे देखिए कि हम देख रहे हैं ना कि तुमाड़ में जाकर कलिंग राज ने अपने शत्रुओं का क्षय किया और अपने पूर्वजों की राजधानी को अपना निवास स्थान बनाया और उनके वैभव को बढ़ाया। तो ये सही है और यही कलिंग राज जो है इनको छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है, कमल राज को नहीं जाता। तो रीजन सत्य है पर कारण जो है वो गलत है, कथन जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि कथन असत्य है और कारण सत्य है। तो कलिंग राज का नाम आता है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की स्थापना करने में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कमल राज के बाद तुमाड़ के सिंहासन पर उनका पुत्र रत्नसेव प्रथम रत्नराज बैठा। इसने राजधानी तुमाड़ से हटाकर रतनपुर में स्थापित की। इस नवीन नगर में तुमाड़ से कहीं बढ़कर नाना वर्ण विविध रत्न खचित नाना देवकुल मंदिर बनवाए, जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल गई और कुबेरपुर की उपमा दी जाने लगी और उसका महत्व इतना बढ़ गया कि वह चतुर्दिकपुरी कहलाने लगा। तो यहाँ पे देखिए, जब कमल राज जो हटे थे तो उनके बाद तोमाड़ के सिंहासन पर उनका पुत्र बैठा था रत्नदेव, जिनका नाम था रत्नराज। इन्होंने क्या किया था, राजधानी तुमाड़ से हटाकर रतनपुर में स्थापित की थी। तो पहला और दूसरा तो सही है। फिर रतनपुर में हम मंदिर देखते हैं कि इतने प्रसिद्ध मंदिर है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा देवकुल और मंदिर बनवाए, तो तीसरा भी सही। और जब इतना ज्यादा वहां पर समृद्धि दिखी तो उसका नाम जो हो गया वो कुबेरपुर हो गया और महत्व इतना बढ़ गया कि चतुर्दिकपुरी कहलाने लगा। तो चारों कथन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से आप देखो कि आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं और सब हम याद कर सकते हैं कि कमल राज के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था, रत्नदेव प्रथम। और रत्नदेव प्रथम या रत्नराज इनका नाम बहुत ज्यादा आता है, तो इनके प्रिडिसेसर मतलब इनके पहले पूर्वज कौन थे उनका भी नाम पूछ सकते हैं। कहाँ बैठे थे, तुमाड़ के सिंहासन पर, फिर सिंहासन से वहां से हटाकर इन्होंने राजधानी बनाई थी रतनपुर में, क्योंकि रतनपुर छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध नाम आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्थापत्य कला मंदिर वगैरह आपको मिलेंगे। तो तीसरा भी सही है और इसी को कुबेरपुर की उपमा दी गई थी और इसी को चतुर्दिकपुरी कहा गया, तो ये सब सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कलिंग राज जो थे वो तुमाड़ के थे और रत्नदेव प्रथम जो थे वो रतनपुर के थे। तो ये है हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। थोड़ा सा टफ जो थे इसकी टर्म्स थे, पर धीरे धीरे जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे ना तो फिर ये बैठ जाएगा जबान में, तो अच्छे से हमको धीरे धीरे याद रहेगा। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी और सजेशन हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो वीडियो बना रहे हो आप एआई से, अच्छी बात है, पर कथन और कारण वाले लीजिए। तो मैं एआई से क्वेश्चन बनाती हूँ क्योंकि इसमें जो रहता है वो
रिकॉर्ड करने में ईज़ी रहता है। वो इसके विपरीत जब मेरे को क्या करना पड़ता है, टाइप करके पीपीटी बनाना पड़ता है, तो सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मैं फ़ोटो लेकर के इसमें बनाती हूँ, तो क्वेश्चंस जो मेरे हैं वो बुक के हैं। बुक के क्वेश्चन को मैं एआई से बस टाइप करवाती हूँ और फिर उसको मैं उससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो थोड़ा-सा आप लोग को बता दिए कि क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एआई बना के दे रहा है, ये आपका ऑथेंटिक बुक की बुक क्वेश्चंस है और इसी बुक से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम जो रहेगा वो ऐसा नहीं है कि एआई के क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या नहीं, ये सही है या नहीं, एआई क्योंकि गलती भी करता है, तो ये क्वेश्चंस जो है वो बुक के हैं और उसके बाद क्योंकि टाइप करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है ना और टाइप करके फिर पीपीटी बना के या पीडीएफ बना के रिकॉर्ड करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, तो जब एआई आया है तो हम उससे यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, आपका जो ये था ना कि आप कथन और कारण वाले क्वेश्चंस लो, तो वो मैंने कथन और कारण वाले क्वेश्चन अब लेने की कोशिश की और इससे बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाती है और नए क्वेश्चन का पैटर्न भी है, तो अच्छा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।